दो छोटे छोटे फैक्ट हैं। एक तो देखिए, अकबर के बारे में हमने देखा था कि अकबर जो है वो बहुत धार्मिक रूप से सहिष्णु था, विद्वानों का आदर करता था। तो छोटा सा फैक्ट है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कहां पे? फतेहपुर सीकरी में ये फतेहपुर सीकरी का आया हुआ है, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश है ना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना, अब आप कहोगे सर ये कौन सा खाना है? मकतब खाना जिसका मतलब होता है अनुवाद विभाग, किताबों का अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में इसको ट्रांसलेट करना, जिसको फारसी में कहा गया मकतब खाना। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना अर्थात अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आप कहोगे सर अच्छा काम किया, फिर क्या हुआ? फिर क्या है? किताबों का अनुवाद हुआ। देख लो, एक दो लिखवा देता हूं। जो महाकाव्य है महाभारत, इसका अनुवाद हुआ रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। आप ये बात ध्यान रखना कि मुगलों की जो प्रशासन की जो भाषा थी, अनुवाद हुआ, कहते हैं इसको अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था, लेकिन ठीक है, अब उसका इतना नाम आपके कोर्स में नहीं है, इतना वाइड नहीं जाएंगे हम। महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ वो रज्मनामा से हुआ, और भी बहुत सारे हुए थे, रामायण, योग या योगावशिष्ट, रामायण है, योगावशिष्ट है, लीलावती नाम का जो ग्रंथ है, सारी किताबें थी जिनका ट्रांसलेशन किया गया। लीलावती जैसी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। तो छोटा टॉपिक था, ये सारी संस्कृत में थी, तो संस्कृत से फारसी में हुआ। ठीक है बेटा। अब ये टॉपिक किसका था? ये टॉपिक था अनुवाद विभाग का, जिसको हमने कहा है मकतब खाना। किसने स्थापित किया था? अकबर ने। कहां पे किया था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। महाभारत किस नाम से हुआ? रज्मनामा के नाम से। और भी बहुत सारी किताबें थी, रामायण थी, योगावशिष्ट, लीलावती, ये नाम दिए हैं। अब हम एक चित्र की तरफ जाते हैं। ये चित्र आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है यहाँ बोर्ड पर, जिसके अंदर दो छोटे छोटे चित्र हैं। ये जहांगीर के समय का चित्रांकन इतिहासकारों ने प्राप्त किया है। तो जहांगीर के समय के चित्र जो दो आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें देखो पहला, यहां पे लिखता हूं मैं पहला, ये जो पहला चित्र है वो जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को बताता है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, आप सोचते हो अभी लेते हैं, पहले भी लेते थे। भ्रष्ट अफसर क्या लेते हुए? रिश्वत। कभी देखिए रिश्वत कैसी होती है? नहीं देखिए तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घूस। कोई भी आदमी जो प्रशासन में रहता है ना, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूं। रिश्वत का मतलब प्रत्यक्ष रिश्वत से नहीं है। कभी कभार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है, हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसी चीज हमारे पास आ जाती है जो हमारे नॉलेज में भी नहीं होती। इस संबंध में कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कहता है कि जिस प्रकार एक मछली समुद्र में रहते हुए कितना पानी कब पी जाती है उसको स्वयं को पता नहीं चलता,
और अगर आपकी जीभ पर शहद रख दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो आप कहोगे मुझे तो इसका स्वाद मालूम ही नहीं। ये कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो तो मीठा ही लगेगा। इसी तरह प्रशासन में आप रिश्वत नहीं ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब लोग रिश्वत देते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता है और इस तरह का पैसा हमारे पास आ जाता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार बाद में पता चलता है तो कहते हैं अरे यार ये तो मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो ये मांगा भी नहीं था। तो कौटिल्य लिखता है कि उनके गबन के तरीके 40 हैं। 40 गबन के तरीकों का मतलब है कि बहुत सारे रास्ते हैं गबन करने के। तो यहां पर तो रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉपिक को वापस यहां ले आता हूं। कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती हैं तो आपसे शेयर कर लेता हूं। दूसरा जो चित्र यहां पर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, इसमें एक कर अधिकारी है, टैक्स ऑफिसर है, जो लोगों से कर वसूलता है। वो गरीब किसान को सजा दे रहा है। कर अधिकारी क्या कर रहा है? गरीब किसान को सजा दे रहा है। गरीब किसान को सजा देते हुए, ये मैंने इसलिए बताया आपको, एक आपकी किताब में नूरजहां के सिक्कों वाला भी है, वो मैंने नूरजहां के समय बता दिया था उसका, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, ये चित्र दे दिया, बताओ ये चित्रों में क्या है। तो जहांगीर के समय के चित्र जो डिस्प्ले हुए उससे आप समझ लाना कि इसमें ये बताया गया है। उसमें भ्रष्ट व्यवस्था को बताया गया है और जो कर अधिकारी है वो किसानों के साथ कितना देखो बदसलूकी करते हैं, इसको बताया गया है। दोनों चित्रों का ये मतलब है। अब छोटे छोटे टॉपिक यहां पे समाप्त होते हैं। अब हम इस पार्ट के कंक्लूजन पे चलते हैं। आने वाले समय की दस्तक को सुनते हैं कि मुगल साम्राज्य के बाद में क्या होने वाला है, और ये भी देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान क्या किन किन परिस्थितियों से साम्राज्य गुजरा। महज 5 या 6 लाइनों में हम इसको कंक्लूड करेंगे, उसको सारांश में ले आएंगे। इसको आप लिखिए, फिर मैं उसको 17वीं सदी के बाद में मुगल साम्राज्य के साथ क्या हुआ। देखो बेटा, ये इतिहास का दस्तूर है, इतिहास का रिवाज है कि सभ्यताएं उठती हैं फिर गिरती हैं, वंश पनपते हैं, उनका पतन होता है। मुगल साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। जिसकी स्थापना बाबर ने की थी उसका पतन धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में यह साम्राज्य धीरे धीरे लड़खड़ाता गया। तो कुछ छोटे छोटे बिंदु दिए हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि 17वीं सदी के बाद में मुगल साम्राज्य, ये जो टॉपिक है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं 1-2 बिंदु कि शाहजहां तक आते आते, शाहजहां का जो कार्यकाल था उसकी बात हो रही है। शाहजहां तक आते आते 2 बार लिख दिया मैंने। क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य के अंदर एक तो फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई थी, एक तो फिजूल खर्ची बढ़ी थी, फिजूल खर्च बढ़ गया, और साथ में क्या हुआ था, साथ ही दरबार में गुटबाजी बढ़ने लगी। दरबार में गुटबाजी, ये इस गुट का, ये उस गुट का, आज भी होती है राजनीति में। अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इन्होंने कंट्रोल रखा, लेकिन शाहजहां के बाद में या उसके बाद में जो है गुटबाजी, औरंगजेब में तो फिर हद ही हो गई थी कि जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था सब लोग अपने अपने पक्ष को जिताने में लग गए थे। लेकिन औरंगजेब ने फिर भी संभाला। औरंगजेब ने तो अपने साम्राज्य को इतना विस्तृत भी किया था, छोड़ो ठीक है। तो फिजूल खर्च और गुटबाजी, ये 2 आपको शब्द यहां पर याद रखने हैं। कभी पूछ ले कि भाई 17वीं सदी के तक आते आते मुगल साम्राज्य का हाल बताइए। आप देखो फिजूल खर्ची की क्या स्थिति थी कि शाहजहां के समय तक, ये लिखने की आदत डालनी है आपको कि शाहजहां के समय तक
5.5% मनसबदार। आंकड़ा दिया है किताब में, वही लूंगा मैं। 5.6% मनसबदार क्या करते थे? मनसबदारी व्यवस्था हमने पढ़ी थी, ये एक पद था। तो 5.5%, 5.6% मनसबदार पूरे रेवेन्यू का 61.5, राजस्व का, रेवेन्यू का 61.5%, 61.5% सवारों को वेतन के रूप में देते थे। मतलब सेना पे ज्यादा खर्च होता था, इतना पैसा। अब सेना की महत्व तब बढ़ता है जब हर तरफ युद्ध का माहौल हो, लोगों के अंदर असहजता की भावना हो, इनसिक्योर महसूस करे, तो हर समय पे सैनिकों पे ज्यादा खर्च करते थे। तो ये हाल था। ये आंकड़े आपको याद रखने, ये आंकड़े बताते हैं कि देखो जो पैसा है वो किस तरह से सैनिकों पे, आयुधों पे, हथियारों पे खर्च किया जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सारा का सारा युद्धों की तरफ खींचा जा रहा था, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बस टैक्स लो और युद्ध करो। किस पे ज्यादा टैक्स पड़ा? तो आम जो किसान था, आम आदमी था, तो किसान ज्यादा थे उस समय। किसान और जो शिल्पकार थे, उन दोनों पर, किसानों और शिल्पकारों पर कर का भार बढ़ गया। किसानों व शिल्पकारों पर कर का बोझ बढ़ा या भाव बढ़ा, भार बढ़ा, सॉरी। दुखी कौन हुए? जो आम आदमी, जो किसान के रूप में था, या फिर शिल्पकार था, छोटा मोटा काम धंधा करके अपना गुजारा चलाता था। इस पर क्या हुआ? कर का बोझ बढ़ गया। तो लोगों में असंतोष की भावना तो पैदा होनी ही थी। असंतोष की भावना पैदा होती तो साम्राज्य फिर ज्यादा दिनों तक रुकता नहीं। लेकिन यहां पर जो सत्ता का केंद्र अब राजा से खिसक करके कुछ अन्य लोगों के वर्ग के हाथ में आ गया था। जो अर्थव्यवस्था था, जो पैसा था, वो कहां गया? देखो, अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अंदर एक तो जो बड़े किसान थे, जो धनी किसान थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जो शिल्पकारों के संगठन थे, उनको महत्व मिला। वो राजा के, सुल्तान के, बादशाह के नजदीक गए। फिर उसके बाद में जो महाजन थे, पैसे वाले लोग, जो बड़े व्यापारी थे, व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ा। अब राजा भी उनकी ओर देखने लगा। क्यों देखने लगा? राजा तो खुद दुर्बल हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य को कमजोर उत्तराधिकार मिला था। कोई ऐसा नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को अच्छे तरीके से संभाल सके। औरंगजेब के बाद मुगलों का कमजोर उत्तराधिकार, इस बात को आप दिमाग के अंदर रखें कि औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकार किसका? मुगल साम्राज्य का। औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकार के कारण दरबार में अमीरों का प्रभुत्व, जो अमीर लोग थे, उमरा लोग थे, जो दरबारी थे, अमीरों का प्रभुत्व बढ़ा। राजा तो हो गया गौण, और ये लोग राजा को अपनी कठपुतली बनाने लगे। और आगे हम देखेंगे किस तरह से एक के बाद एक राजा की हत्या होती जाती है। मुगल साम्राज्य फिर संभल नहीं पाता है। अब इतना जब होता है तो कुछ ऐसे राजा थे जो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और मुगल सम्राट जो है वो देखते रह गया, भाई अब क्या करूं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा हो वो करूं। तो उसमें हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे, हैदराबाद, अवध तथा बंगाल जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये 17वीं सदी के बाद की बात है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के साथ क्या हुआ, ये कुछ बिंदु थे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फिजूल खर्ची और गुटबाजी, जो रेवेन्यू था वो ज्यादातर देखिए
सैनिकों को दिया जाता था, मतलब लोग असुरक्षित महसूस करते थे, युद्धों की सारे दिन बनी रहती थी, शिल्पकार किसानों पे करों का बोझ बढ़ गया था, अर्थव्यवस्था कुछ अन्य लोगों के हाथ में गई थी, जैसे धनी किसान हैं, शिल्पकार हैं, महाजन है, व्यापारी है, इनका प्रभुत्व बढ़ गया था। उसके बाद में औरंगजेब के बाद का जो कमजोर उत्तराधिकार था, उसकी वजह से दरबार के अंदर अमीरों का प्रभुत्व बढ़ा। इसकी वजह से हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे बड़े बड़े स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। यह था 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य की एक झांकी 5-6 बिंदुओं में। अब यहां पर हम इस चैप्टर को विराम देते हैं। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर के बच्चे ज्यादा चिंतित रहते हैं, वो है बेटा अभ्यास के प्रश्न। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। एक तो जो प्रश्न पत्र बनता है वो इसमें से ज्यादा बनता है। अभ्यास के प्रश्न मतलब जो किताब के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर के सारे नोट्स बना लेंगे, जिसके 7 या 8 वीडियो जितने भी बने हैं सब आप इसके नोट्स बना लेंगे, तब आपको अभ्यास के प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता हूं वैसे आप भी अपने शब्दों में कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। किताब की भाषा तो ठीक है, अपना जो मौलिक जवाब है वो लिखने की कोशिश कीजिए। ये सब मैं लिखने का मतलब यही है कि आप इस तरह से पॉइंट वाइज आंसर दें। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर हर वीडियो के साथ चलता रहता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मुगल साम्राज्य का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी इतिहास के एक नए चैप्टर के साथ।